हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 30 जीके जीएस और जीए का क्वेश्चन जो मैं डिफेंस सेक्टर के लिए लेकर के आता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बेसिक लेवल से हम शुरू कर रहे हैं, जीरो लेवल से, उसमें धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। अभी मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सेट 3 इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? तो आप सभी दोस्तों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने की, और उसके अलावा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स जैसे कई बहुत सारे इसमें डिफेंस फोर्सेस हैं। आप इसमें से किसी में भी जा सकते हैं। और आगे आने वाले समय में नेवी और एयरफोर्स की तैयारी भी आपको इसी सीरीज से होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और आप इसे चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर ये वीडियो डालना शुरू हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारे सामने आया हुआ है कि ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। यानी कि ध्वनि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है? तो ध्वनि जो है एक यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक ऊर्जा है। अब देखिए, ध्वनि जो है एक यांत्रिक ऊर्जा यानी कि एक तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, और ध्वनि के लिए माध्यम, यांत्रिक ऊर्जा में यही होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा में जो है वो माध्यम का होना अनिवार्य है। जैसे जैसे आप मेरे साथ काम पढ़ते चलेंगे, जैसे अभी अब मैंने आपको बताया ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, तो इस तरह से आगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, और बाद में जब इन चीज़ों से आप थोड़ा बहुत जानकार हो जाओगे तो फिर मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता, कोई धूल कण भी वहाँ पे नहीं होता है। तो निर्वात में वहाँ पे ना वहाँ पे सॉलिड है, ना वहाँ लिक्विड है, ना वहाँ गैस है, निर्वात है वहाँ पे। तो वहाँ पे ध्वनि गमन नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमें निर्वात में आवाज़ सुनाई नहीं देता। स्पेस में जब हम जाते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देता है। लेकिन वही लाइट जो है वो निर्वात में गमन करता है, इसीलिए आसमान से जो है वो क्या आता है, आसमान से हमारे पास लाइट आ जाता है। ठीक है, और ध्वनि पर प्रकाश का, ये तापमान का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तभी क्या हो, ध्वनि की स्पीड बढ़ जाती है। और यहाँ पे बताया गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस की अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं कि किस मंत्रालय ने माई बुक #MyBookMyFriend अभियान चालू किया है। तो ये किसने शुरू किया? अब देखिए, अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, अलग अलग जो होते हैं, ये अलग अलग अभियान चलाते हैं। तो यहाँ पे मानव संसाधन मंत्रालय ने ये अभियान चलाया है, #MyFriendMyBook। अब ये क्या है? अब ये देखिए, ये है यही चीज़ कि आपको ऐसा कहा ही गया है कि एक किताब जो है वो आपके 100 मित्रों के बराबर होता है, एक अच्छी किताब। ठीक है, तो ये किताब से अगर आप दोस्ती करेंगे तो इससे आपको सिर्फ अच्छी बातें ही सीखने को मिलती हैं। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और अभी इस योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है हमारे, रमेश पोखरियाल ने शुरू किया है। ये एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, इसी को हम शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं, याद रखेंगे आप। आगे है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा के बारे में आपको बता दूं, पृथ्वी को जो है अलग अलग काल्पनिक भाग में, काल्पनिक रेखाओं से अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे कि अगर जो रेखा इसको बीचों बीच काटती है, इसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। और वहीं यहाँ से 23.5 डिग्री पे जो रेखा इसको काटती है, ये 23.5 डिग्री पे काटती है, और यही 23.5 डिग्री नीचे पे भी काटती है। ये ऊपर से 23.5 डिग्री ऊपर से, तो ये जो नॉर्थ में ऊपर यानी कि नॉर्थ हो जाता है, तो नॉर्थ की तरफ जो हम 23.5 डिग्री पे जाते हैं तो वो कहलाता है कर्क रेखा, और नीचे की तरफ जो 23.5 डिग्री पे आता है ये साउथ हो जाता है, तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो भारत इसी के बीच में आता है। तो भारत से सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरता है, याद रखेंगे आप, भारत से सिर्फ कर्क रेखा होकर गुजरता है। और ये भारत के कुछ कुछ राज्यों को टच भी करता है और कुछ राज्यों को टच नहीं भी करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसमें भारत का उड़ीसा राज्य को ये टच नहीं करता। उसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और त्रिपुरा को टच करता है। इसके अलावा और भी बहुत से राज्य हैं इसको ये टच करता है। तो कौन कौन से राज्य, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि कुल 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। याद रखेंगे आप इसको। आगे है पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? तो पंचायत समिति की जो स्थापना है ये प्रखंड स्तर पर होती है, ब्लॉक लेवल पे होती है। याद रखेंगे आप, ब्लॉक लेवल पे होती है। आगे है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल कर्तव्य हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, हम अपने झंडे का सम्मान करेंगे, ये सब क्या है? हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, हमें संविधान ने हमें अधिकार भी दिए हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और दूसरा जो है हमारे पास हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं जो हमें पालन करने चाहिए। तो ये पालन करने चाहिए, ये किस में वर्णित है? तो संविधान का जो एक भाग है ये है 4A, 4 क कहते हैं इसको, तो इसी में ये वर्णित है। ये 4 रोमन नंबर का 4 है और ये A है, या फिर इसको हम कई जगह 4 क भी लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, और वहीं इसमें 51A में यानी 51 क में ये वर्णित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है मौलिक कर्तव्य है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपकी, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी थी। आगे है किसी निकाय को एक, अब देखिए यहाँ पे सिफारिश क्यों करी थी इसने? तो क्योंकि संविधान में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए था, तो इसके लिए एक कमेटी की बैठक हुई थी, कुछ लोगों का कमेटी बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो ये कमेटी ये बाद में इस फैसले पे पहुंची थी कि कुछ चेंजेस किया जाए हमारे संविधान में। तो उसके तहत कुछ अन्य चीज़ें जोड़ी गई, जिसमें एक था ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। आगे है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को क्या कहेंगे? अब इसका मतलब क्या है कि ये मान लो हमारा सेंटर है, इसके चारों ओर एक वृत्तीय गति यानी कि गोल गोल चलने में एक जो बल लगेगा, उस बल को हम क्या कहते हैं? तो उस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। याद रखेंगे आप इस बल को, ये अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा है। ठीक है, और जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर, यानी कि ये सीधी सी बात है कि ये जो इस पे चल रही है तो यहाँ केंद्र की ओर कार्य करता है, यहाँ से एक बल यानी कि जो इसको यहाँ से टच में रखे हुए है, और इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए हमारे भारत में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो टोडा जनजाति के बारे में बात हो रही है। तो टोडा जनजाति जो है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप, तमिलनाडु में। और टोडा लोग जो हैं वो तमिलनाडु के पृथक नीलगिरी पठार पर रहने वाले छोटे से देहाती समुदाय हैं, और टोडा समुदाय की ज़मीन आज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, शॉर्ट में इसको लिखते हैं, द्वारा जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मानव तस्करी की शिकायत किस राज्य में मिली है? मानव तस्करी का मतलब जो किसी मानव को अगवा कर लिया जाता है, छोटे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी कुछ खोज खबर नहीं मिलती है और उनको भीख मांगने के काम पे या किसी भी काम पे लगा दिया जाता है। फिल्मों में आपने कई बार ऐसा देखा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा काम अभी हो रहा है झारखंड राज्य में, झारखंड इसमें नंबर 1 है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे आप। और ये दादा भाई नेरोजी ने सजेस्ट किया था, और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। A.O. ह्यूम ने, अंग्रेज था, इसने इसकी स्थापना की, और पहले जो इसके अध्यक्ष बने वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे, और दूसरे अध्यक्ष जाके दादा भाई नौरोजी बने थे। याद रखेंगे आप। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? यानी कि जो आप अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो आपको उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में कितने साल तक का अनुभव
कंपलसरी है। तो इसमें 10 साल की अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जज बन सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए अनुच्छेद बताया गया है कि ये सब भारतीय संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 124 147 के बीच में इसके बारे में वर्णित है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप सभी राज्यों की राजधानी और वहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम जरूर याद करेंगे। तो वर्तमान में गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं विजय रूपानी है, याद रखेंगे आप, विजय रूपानी। और ये 7 अगस्त 2016 से कार्यरत हैं, ये बीजेपी के हैं। वहीं जो पेमा खंडू जी हैं ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ के, और जयराम ठाकुर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है। तो ये ईरान ने किया है, ईरान, नूर, NOOR, नूर नामक एक इसने क्या ये नूर को बनाया था इसने अमेरिका की मदद से, लेकिन अभी जब इसने इस तनाव भरे माहौल में इसको लॉन्च किया है तो अमेरिका ही इस पे नाराज़ भी हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, बनाया गया था ये सैटेलाइट अमेरिका की ही मदद से, और ये जो है ईरान का पहला डिफेंस सैटेलाइट है, सेंड नहीं डिफेंस ये, और 22 अप्रैल 2020 को इसे प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। अब देखिए हमारे संविधान में ये गीत जैसे 2 शब्द आते हैं, एक आता है गीत और एक आता है गान, दोनों को आपको समझना होगा। गीत जो है वो है गीत जो है वो है वंदे मातरम, ठीक है, सॉरी मैं गान को गीत बोल दिया था मैंने, और गान जो है वो है जन गण मन, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों को अलग अलग लोगों ने लिखा है। तो राष्ट्रीय गीत जो है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम। और राष्ट्रगान की अगर आपसे बात करेंगे, जन गण मन की बात, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, कई बार रविंद्रनाथ ठाकुर भी लिखा हुआ रहता है, तो ये इन्होंने लिखा था, याद रखेंगे आप। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, और इस गीत को BC चटर्जी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ उपन्यास में इन्होंने लिखा था, तो इसी से हमने लिया है। और यह गीत जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को प्रेरणा के लिए लिया गया था, और इसीलिए लिखा था उसने। और भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का जो है यानी कि राष्ट्रगीत का गौरव प्रदान किया। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि इसको गाने में कितना समय लगता है, तो इसे 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 5 सेकंड का इसको टोटल, अगर आप सही समय में गाना चाहते हैं तो 1 मिनट 5 सेकंड। वहीं राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। आगे है भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, रक्षा मंत्री, ठीक है। तो पहली महिला अगर की बात करें हम तो वो थी इंदिरा गांधी। लेकिन अगर आपसे बात कर ली जाए कि पहली पूर्णकालिक महिला, अब इंदिरा गांधी उस समय PM भी थी, फिनांस मिनिस्टर भी थी, ठीक है, और इनके पास ये डिफेंस मिनिस्टर होने का भी खिताब था। तो कई सारी पोस्ट इन्होंने एक साथ अपने पास रखा हुआ था। तो पहली महिला तो इंदिरा गांधी जी ही थी। लेकिन अगर आपसे कहे पूर्णकालिक यानी कि पूरा का पूरा पद उसी के पास होना चाहिए, तो वो निर्मला सीतारमण जी थी, और निर्मला सीतारमण ही पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी थी। आगे है भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, यानी कि खाने वगैरह में जो भी आप मिलावट करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और उसका डिटेलिंग आपको उसके पैक पे देना होता है। ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। 2006 में एक नियम आया था जिसको खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कहा गया था। तो ये 2006 में आया था, याद रखेंगे आप। आगे निम्न में से किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। अब देखिए हमारा जो हृदय होता है, हमारा हृदय 4 कक्षीय होता है। ये मान लीजिए हमारा हृदय है, तो ये इस तरह करके 4 भागों में बटा होता है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, इस तरह करके 4 भागों में बटा होता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 3 जिसके 3 कक्षीय होते हैं। तो वो कौन ऐसा जीव है जिसका हृदय 3 कक्षीय होता है। तो ये जीव जो है जिसका हृदय 3 कक्षीय होता है, ये जीव होते हैं उभयचर, ठीक है। और मत्स्य में 2 कक्षीय होता है, पक्षी वर्ग का 4 कक्षीय होता है, अस्तनी जैसे कि हम लोग भी हैं, हमारा भी 4 कक्षीय होता है। वहीं
कॉकरोच के 13 कक्ष होते हैं, याद रखेंगे आप। और उभयचर यानी कि जो जमीन और पानी दोनों पे रह सके, जैसे मगरमच्छ हो गया, फिर आपको मेंढक हो गया, फिर आपको कछुआ हो गया, ये दोनों जगह पे बराबर जिंदा रह पाते हैं। आगे है ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित एक शहर है। ऋषिकेश एक बहुत ही प्रख्यात शहर है, बहुत से लोग इसके यहाँ पे जाते भी हैं। तो ये किस किस जिले में है उत्तराखंड राज्य के, तो ये जो है आपको है देहरादून में, देहरादून में है ये, याद रखेंगे आप। और ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है, यानी कि चाइना में आपने देखा होगा कि एक ब्रिज बना है जो ग्लास का है, तो ये ऋषिकेश में ऐसा एक ब्रिज बन रहा है, याद रखेंगे आप। आगे है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कौन कार्य करता है। तो जो बढ़ता भ्रूण है इसके लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कहते हैं उसको, जो भ्रूण यानी कि जो अगर पेट में कोई बच्चा पल रहा हो तो जो सबसे पहला उसका स्टेज है उसको भ्रूण कहते हैं। तो वो उसको पोषक तत्व मिलते रहे, उसको भ्रूणपोष के द्वारा पोषक तत्व मिलते रहते हैं। माता जो खाती है उसको भ्रूणपोष के द्वारा कन्वर्ट होकर उसको मिलता है। आगे है राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, याद रखेंगे आप। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो जल के साथ अगर कोई धातु आसानी से अभिक्रिया कर सकती है तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है, और पोटेशियम के बाद सबसे अधिक क्रियाशील होती है सोडियम, यानी कि पहले नंबर पे आएगा पोटेशियम, दूसरे नंबर पे आएगा सोडियम, और सबसे कम है सोना। सबसे कम क्या है, सोना। नेक्स्ट है कि चैल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। चैल, ये सब देखिए स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का भी एक सीरीज लेकर के आऊँगा। पहले मैं इस तरह के वीडियो शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको स्टैटिक जीके के वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं धीरे धीरे करके मंदिर, वन्यजीव अभ्यारण्य, राज्य राजधानी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके उसमें भी कवर करवाता चलूँगा। तो अगर ऐसा है तो आप कम से कम 50 लोग अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए 50 लोग, ठीक है, कि आपको ये सब स्टैटिक जीके पे वीडियो चाहिए, तो मैं स्टैटिक जीके पे वीडियो धीरे धीरे प्रोवाइड आपको करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मैं उसमें 10 से 12 मिनट की मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कवर अच्छे चीज़ें मैं उसमें करवा सकूँ। उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, सीधे वन लाइनर रहेगा सब कुछ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे चैल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो चैल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये स्टैटिक जीके से हर एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आता ही आता है। स्टैटिक जीके यानी कि जो कभी बदल नहीं सकता। अब चैल वन्यजीव अभ्यारण्य तब हिमाचल में ही रहेगा, ये हिमाचल से आके बिहार में नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसीलिए ये चीज़ जो है स्टैटिक यानी कि जो स्थिर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, सीबीआई भी लिखते हैं, लेकिन ये कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो इसका जो मुख्य कार्यालय है ये स्थित है हमारे बेंगलुरु में, बेंगलुरु शहर में है, याद रखेंगे आप। और वहीं यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है, जैसे ये भी देखिए स्टैटिक फैक्ट का ही पॉइंट है। रबर बोर्ड जो है ये कोट्टायम में है, टी बोर्ड जो है ये कोलकाता में है, तंबाकू बोर्ड जो है ये गुंटूर में है। ये सब मुख्यालय की बातें हो रही है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि, और राष्ट्रीय जूट बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, याद रखेंगे आप। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। गतिज ऊर्जा के बारे में क्या गलत बातें यहाँ पे की गई हैं। तो पहला चीज़ यहाँ बताया गया है कि सबसे मैं लास्ट से शुरू करता हूँ कि गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये सही है। और के यानी कि गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो उसको शॉर्ट में के लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना mv², ठीक है। तो ये भी सही ही है, इसका फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट है कि एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में के रूप में जाना जाता है। तो गति के आधार पर ये गतिज ऊर्जा है, तो गति के आधार पर ही जो ऊर्जा बनेगी उसी को गतिज ऊर्जा कहेंगे, तो ये भी सही ही है। और नेक्स्ट है कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते नहीं, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा गति के दौरान कहते हैं, गति के दौरान जो उसमें निहित ऊर्जा बनती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थिर अवस्था में उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यही हमारा गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर ए।
आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो इसमें होते हैं 18, याद रखेंगे आप। आधुनिक आवर्त सारणी में पूर्ण संयोजी कोष और जो निष्क्रिय तत्व होते हैं ये 18 होते हैं, याद रखेंगे आप। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज बनाई थी हेनरी मोसले ने। और आवर्त सारणी में 18 समूह 18 में उत्कृष्ट गैसें होती हैं, जिसको हम जिनके नाम होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये हैं, याद रखेंगे। और आवर्त सारणी के 17वें समूह को हैलोजन तत्व कहते हैं, हैलोजन तत्वों को रखा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे से, साबरमती एक नदी है। अब देखिए नदियों के किनारे बसे शहर भी स्टैटिक जीके के ही फैक्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो साबरमती नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो है अहमदाबाद, याद रखेंगे आप। आगे है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में से किसके बारे में है? 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल विरोधी कानून के बारे में है, दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। और 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखेंगे आप। और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार, ये सब चीज़ें हैं, याद रखेंगे आप। वो आप PDF में पढ़ लें ताकि आपका समय थोड़ा कम लगे, इसीलिए मैं आगे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा होता है? अब देखिए मैं इस चीज़ को समझा दूँ कि आपने देखा होगा जब भी बीज से पौधा निकलता है तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसे पेड़ होते, कुछ ज़्यादातर फलों में दो बीज एक साथ, 2 पत्ते एक साथ निकलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 2 पत्ते, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें सिर्फ एक पत्ता निकलता है, तो वही एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये 2 तरह के बीज होते हैं, पौधे होते हैं, जिसमें पहला पत्ता एक पत्ता वाला होगा या 2 पत्ता वाला होगा। तो अगर 1 पत्ता वाला होगा तो एक बीजपत्री, और दूसरा वाला 2 बीज पत्ता होगा तो 2 बीजपत्री होता है। तो इसमें से कौन है ऐसा जो द्विबीजपत्री होगा? तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो शकरकंद का बेल है यही द्विबीजपत्री होगा। बाकी साइकस, देवदार, गन्ना, नारियल, केला, ये सब जो होता है ये सब एक बीजपत्री होता है। बाकी यहाँ पे आप देखें तो जितने भी खाने वाले फल होते हैं, आम, लीची, या फिर जो भी बड़े बहुत सारे पत्तों वाले फल होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सभी जो हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। तो द्विबीजपत्रियों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे हमारे। आगे है कि कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? जियोडेसिक ग्लोब के रूप में कौन सा हम कार्बन का अपरूप है? तो ये जियोडेसिक के रूप में है, जो कार्बन का अपरूप है वो है फुलेरिन। फुटबॉल के फॉर्म में आप इसे कह सकते हैं। जियोडेसिक ग्लोब आप समझ रहे हैं, ग्लोब एक बिल्कुल गोल होता है, तो फुटबॉल के फॉर्म में ये होता है। इस तरह करके, जैसे फुटबॉल में इस तरह करके अलग अलग फॉर्म्स बने होते हैं, तो ये करके इस तरह करके ये गोल बन जाता है, ठीक है। गोल सब बिल्कुल गोल बनता है, ये फुलेरिन जो है बिल्कुल गोल बनता है। और इसी से फुटबॉल में आपने किस तरह से देखा है, तो इसको फुटबॉल शेप भी इसका कहा जाता है। तो फुलेरिन इसी फॉर्म में होता है। और वही कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, आपको पता ही होगा। फुलेरिन होता है, हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है, बस यही 3 अपरूप हैं, दूसरा कोई नहीं है, याद रखेंगे आप। और कार्बन सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। कार्बन एक अधातु है। हर चीज़ में कार्बन, ज़्यादातर हर चीज़ में कार्बन, हमारे शरीर में कार्बन, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें सब में कार्बन है। और कार्बन का परमाणु संख्या भी 6 होता है, याद रखेंगे आप। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। इनको कभी भी कितने भी समय तक इसको चलाया जा सकता है, या फिर बीच में भी इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे है ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो डेसीबल में मापी जाती है। डीबी हम इसको लिखते हैं, डेसीबल, डीबी, याद रखेंगे आप। और 50 से 60 डेसीबल से अधिक अगर हम आवाज़ रेगुलर सुनेंगे तो वो हमारे कानों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और पाराध्वनिक गति को जो है वो हम मैप में मापते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों क्वेश्चन जो आंसर थे ये समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इजी क्वेश्चन हमने करवाने का कोशिश किया है, और बाकी बीच में अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तो आप उसका कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं उसके समाधान के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और
बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।